हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की बात करें, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण ये पिछले वित्तीय वर्ष का रिकॉर्ड होता है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए दिशा निर्देश भी होता है। यह रिपोर्ट कार्ड भी होता है। रिपोर्ट कार्ड किसका है? सरकार का। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार का रिपोर्ट कार्ड है वो, कि किस प्रकार से सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, देश की इकोनॉमी किस स्तर पर रही, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था ग्रोथ की है, जीडीपी क्या रहा है पिछली बार, अगली बार क्या रहेगा, वो दिशा निर्देश है। उसी के आधार पर फिर सरकार काम करती है। मतलब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का ये क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। उसी के आधार पर तय होगा कि अगला जो वित्तीय वर्ष है उसमें किस प्रकार से काम करना है। रिपोर्ट कार्ड है। इसके इतिहास के बारे में हम अगर देखें तो यह पहली बार 1950-51 में लोकसभा में पेश किया गया था। एक चीज़। दूसरी चीज़ याद रखना है कि 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा है और तब से ये परंपरा चल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश होता है वो बजट सत्र के दौरान, जैसे कि आप जानते हैं 3 सत्र होते हैं, तो ये बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल के बीच में रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना है, वो ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना, वो सरकार के लिए पेश करना सरकार के लिए जरूरी नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने का काम है वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग का। उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम शामिल होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बार थे कौन? इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये बात है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये मोटा मोटा चीज़ें आप पता हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आंकड़ा हम यहाँ पे देखेंगे और इसके आधार पे हम आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का सारांश देखेंगे। चित्रात्मक प्रस्तुति है इसमें पूरी, उसको देखेंगे पहले। लेकिन हम थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रख लें। तो सबसे पहले याद रखना कि 2023-24 के दौरान भारत के जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 24 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में ये 8.7% था। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है, जो जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% याद रखना रही। ठीक है। केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, कैम्पेक्स है, वो वित्त वर्ष 23 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा था और यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण भी रहा है। ठीक है। आरबीआई का अनुमान है कि 2023 वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक भी है। निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से निर्माण सामग्री के जमा होने की जो प्रक्रिया है, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही 33 मंथ्स की रही है, में महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है। ठीक है। 22 में क्या है, निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। 23 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में
तेज वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पहली छमाही 2023 के वित्त वर्ष 23 की, ठीक है, वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4% रही, जो 13-14 के बाद के, याद रखना ये वाला स्टेटमेंट, कि सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, जिससे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे क्या व्यापार, होटल, परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला था। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 22 के 3.5% के मुकाबले 23 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी, और सर्वेक्षण ने इस तथ्य को रेखांकित भी किया है। अब यहाँ पे चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं क्या क्या कैसा कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, यहाँ पे अनंतिम अनुमान जो 21-22 है, यहाँ पे 8.7% है, जबकि पहला अग्रिम अनुमान आपका 22-23 इसमें 7% था, जबकि अनुमानित जो है 23-24 के लिए वो है 6 से 6.8% के। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति क्या मामला है। मुद्रास्फीति देखेंगे तो दो आधार पे, एक तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे के आधार पे, और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे अगर देखा जाए तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के मध्य में 22-23 की हम बात करें तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका रहा है 6.8% के। 21-22 में ये 5.5% था। तो आप ऐसे एक देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे 21-22 से 22-23 के बीच में वृद्धि दर्ज हुई है। और कितने की हुई है तो आप माइनस करके 6.8 माइनस 5.5 करके देख सकते हैं, वो तो ठीक है, माइनस करके। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में थोक मूल्य सूचकांक के आधार 2022-23 की अगर बात करें तो 11.5% रहा है, जबकि 21-22 में ये 13% के बराबर था। मतलब थोक मूल्य सूचकांक में कमी हुई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है, थोक मूल्य सूचकांक में कमी हुई है। राजकोषीय घाटा की बात कर लें। जब राजकोषीय घाटा की बात करेंगे, संशोधित अनुमान 2021-22 में 6.7% था, जबकि बजट अनुमान 22-23 में बताया गया कि ये 6.4% के बराबर है। ठीक है, मतलब लगातार घट ही रहा है। कब से 2020-21 से 2020-21 में 9.2% था ये जीडीपी के, 21-22 में 6.7 हो गया, 22-23 में 6.4% हो गया। तो ये धीरे धीरे घटा ही है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लें तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2022 के अंत तक की बात करेंगे तो 2022-23 में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $563 बिलियन है। ठीक है, यही 21-22 में देखेंगे जब मार्च के अंत तक की तो ये $607 बिलियन था। ये भी ध्यान रखना। तो ये भी आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी घटा है। कृषि और संबंधित गतिविधियों की बात कर लें तो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कृषि और संबंधित गतिविधियों के आधार पर देखें तो संशोधित अनुमान 20-21 में बात करेंगे 3.3% थे। अनंतिम अनुमान की बात करेंगे 21-22 में ये 3% के बराबर था, जबकि पहला अग्रिम अनुमान की बात करें 22-23 की तो 3.5% के बराबर रहने वाला है। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया। अब बात करेंगे सेवाओं की, बात कर लें मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि की तो संशोधित अनुमान 20-21 में -7.8%, जबकि 21-22 का जो अनंतिम अनुमान रहा है वो 8.4% प्लस में चला गया है। यहीं पर 22-23 में जो पहला अग्रिम अनुमान है वो है 9.1% के। ठीक है, औद्योगिक वृद्धि दर की भी बात कर लेते हैं इसी पे।
तो संशोधित अनुमान है 20-21 में -3.3%। 21-22 का जो अनंतिम आंकड़ा आया उसमें 10.3% की वृद्धि। ठीक है, और उसके बाद पहला जो अग्रिम अनुमान 22-23 का है इसमें 4.1% ऐसा अनुमान है, इतनी ग्रोथ रहेगी। ठीक है, चलिए चित्रों के माध्यम से ही समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उसमें कुछ करेंगे। सेवाएं देखें, क्षमता के स्रोत देख लें तो वित्त वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जुलाई 22 से पीएमआई सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तारण भी देखा गया। जुलाई 22 से सेवा क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ में 16% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 2027 तक भारतीय ई वाणिज्य बाजार का लगभग 2/3 हिस्सा किस में जाएगा? फैशन, किराना और सामान्य वस्तुओं का रहेगा। ये भी एक आंकड़ा है। सेवाओं की बात करें, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि की बात कर लें तो हालांकि हम देख चुके हैं, फिर भी 21-22 में ये 8.4% और 22-23 में 9.1% है। ठीक है, जबकि 20-21 में देखेंगे तो माइनस में था 7.8% के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। जीडीपी वृद्धि दर भी हम देख चुके हैं पहले, 2021-22 में 8.7%, जबकि 22-23 में ये 7.0% है, और 23-24 में ये अनुमान जाएगा 6.0 से 6.8%, जबकि 20-21 में अगर बात करेंगे तो -6.6% था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ विकास की क्षमता में वृद्धि के मामले में देख लें आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का क्या। तो इसमें वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का निर्माण है। दिसंबर 22 में 782 करोड़ रुपए के साथ यूपीआई लेन देन उच्चतम स्तर पर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। वैश्विक स्तर पर ये रुपए वाला थोड़ा सा याद रखना भाई, फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। पिछले 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़कर दोगुनी हुई है। डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की सुविधा और डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की तैयारी है। मतलब डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क सुविधा है और डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की तैयारी भी की जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे मुद्रास्फीति के मामले में। तो मुद्रास्फीति हमने फिलहाल देख रखा है, फिर से एक बार अगर देख लेंगे तो उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक के आधार पर है और एक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देखेंगे 21-22 से 22-23 के बीच में जो 22-23 का जो आंकड़ा है ना वो अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच का है, याद रखना। तो 21-22 से 22-23 के बीच में वृद्धि दर्ज की गई भैया 5.5% से 6.8% हुआ है। जब कि थोक मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें 21-22 के 13% से घटकर यह 11.5% हो गया है 22-23 में, वो भी अप्रैल दिसंबर 2022 के बीच की बात है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, सर्वेक्षण के अनुसार 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है। ये याद रखना, जिसने रोजगार के सृजन मदद की है। यह शहरी बेरोजगारी दर में कमी करी इसने, और कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई भी पड़ती है। इसके अतिरिक्त विश्व के दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान भारत में हुआ, जिसमें 2 बिलियन खुराकें दी गई हैं, ने भी उपभोक्ताओं के मनोभाव को मजबूती दी, जिससे खपत में वृद्धि हुई है।
वृद्धि होगी। ठीक है, निजी पूंजीगत निवेश को नेतृत्व करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसरों का तेजी से सृजन हो सके। आगे देखेंगे सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था की बात करें तो जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि हुई। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है। 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी, आईआईएम और ट्रिपल आईटी की संख्या में वृद्धि होगी। शहरी रोजगार महामारी पूर्व स्तर के नज़दीक पहुंचा। ठीक है, और ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल में वृद्धि दर्ज की गई। 2023 नवंबर तक का आंकड़ा है 105.4 लाख। ठीक है, याद रखना इसको भी। इस भारत के विकास दृष्टिकोण को कैसे बढ़ावा मिला इसके बारे में अगर देखेंगे तो चीन के कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान लहर से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रही हैं। दूसरी चीज, चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही निरंतर है। तीसरी चीज क्या है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में में मंदी के रुझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई है। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6% से कम रही, जिससे देश में पूंजीगत प्रवाह भी बढ़ा है। एक और है उद्योग जगत का रुझान बेहतर हुआ इसमें, जिससे निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि भी दर्ज हुई। सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में तेजी से वृद्धि हुई, जो जनवरी से नवंबर 22 के मध्य में 30.6% रहा। इसे केंद्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना ECLGS का समर्थन भी मिला है। ठीक है, याद रखना हमें। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा बैंक ऋण में भी वृद्धि हुई है। उधार लेने वालों के बदलते रुझानों में भी से भी प्रभावित हुआ है, जो जोखिम भरे बॉन्ड मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, ऋण की वास्तविक लागत नहीं बढ़ती है जब मुद्रास्फीति 2023 में कम होती है। ठीक है, और तो 2024 के लिए ऋण वृद्धि भी तेज रहेगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं इनमें। फिलहाल इन सब से संबंधित एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, सर्वेक्षण के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान कर रही है और अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों में बदलाव लाने में मदद भी कर रही। पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही। देखो, खाद्य सुरक्षा से संबंधित कौन है, तो पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना। इनके प्रभाव को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भी अनुशंसा प्रदान की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें कि परिणामों ने भी दिखाया कि 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक ग्रामीण कल्याण संकेतक बेहतर हुए हैं, जिनमें लिंग, प्रजनन दर, परिवार की सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। चलिए आगे देखेंगे। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति 22-23 देख लें मोटे तौर पर सभी क्षेत्रों में रिकवरी के रूप में। तो जो 2024 वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के 6.0 से 6.8% रहने का पूर्वानुमान है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत बने रहने की उम्मीद है। याद रखना, वित्त वर्ष 2015 से अब तक इस वर्ष के H1 में निजी खपत उच्चतम स्तर पर रहा है। उत्पादन गतिविधियों के प्रोत्साहन से क्षमता उपयोग में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 22 में आरबीआई के लक्ष्य रेंज में पहुंच गई। कब? नवंबर 2022। याद रखना। निजी पूंजीगत व्यय में तेजी आई है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन अन्य ईएमई के मुकाबले बेहतर रहा है। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए यहां पर देखेंगे भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती CAD का बढ़ना और निर्यात की स्थिर वृद्धि जो है ना, वो अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का ही परिणाम है। इन गतिविधियों ने वित्त वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा तो किया है। दुनिया भर में कई एजेंसियां रुक रुक कर भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने विकास पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित कर रही हैं। NSO
द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों सहित ये पूर्वानुमान अब मोटे तौर पर 6.5 से 7% की सीमा में हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना। अब बात करेंगे मौद्रिक प्रबंधन वित्तीय मध्यस्थता का, जिसके लिए एक अच्छा वर्ष है। तो आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। 225 आधार अंकों की, याद रखना। ठीक है, रेपो दर वृद्धि मौद्रिक नीति बदलाव जारी हुआ है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुमान अनुपात 7 साल के निचले स्तर मतलब 5% पर है। अप्रैल 22 से गैर खाद्य ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में है। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। मौद्रिक प्रबंधन का एक इसमें देखिए 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर स्थिर यील्ड लगी। ठीक है, घरेलू संस्थागत निवेशकों का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्प्रवाह के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में कार्य किया। ठीक है, भारत ने वित्त वर्ष 23 अप्रैल से दिसंबर 22 के बीच में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा है। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में माइक्रो इकोनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियां क्या क्या रही हैं। इसमें देखेंगे भारत में महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में एक महत्वपूर्ण जीडीपी संकुचन देखा गया। अगले वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी 22 की ओमिक्रॉन लहर के बावजूद पटरी पर आने लगी थी। इस तीसरी लहर ने क्या किया, भारत में आर्थिक गतिविधियों को उतना प्रभावित तो नहीं किया जितना महामारी की पिछली लहरों ने जनवरी 20 में इसका प्रकोप शुरू होने पर प्रभावित हुआ था। स्थानीयकृत लॉकडाउन, तेजी से टीकाकरण कवरेज, हल्के लक्षण, वायरस से जल्दी ठीक होने के कारण 22 की जनवरी से मार्च तिमाही में आर्थिक उत्पादन के नुकसान को कम करने में मदद भी मिली और परिणाम हुआ कि वित्तीय वर्ष 22 का जो आउटपुट आया कई देशों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाने के कारण वित्तीय वर्ष 20 के महामारी पूर्व स्तर पर जा पहुंचा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर देखेंगे उद्योग निरंतर रिकवरी। वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन 3.7% बढ़ा है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं सेवाओं का निर्यात। ये हमें याद रखना है, 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। पीएमआई निर्माण विस्तार क्षेत्र में रहा है। ठीक है, स्वस्थ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्ति की उम्मीद जगी। जनवरी 22 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में 30% तक की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 22 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 2022 में 3 गुना वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 22 में फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडार हम पहले बात तो कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हमें एक बार देख लेना चाहिए। 21-22 में यह 607 बिलियन डॉलर था, जो कि 22-23 में यह 563 बिलियन, जो दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है, रहने की उम्मीद है। ठीक है, और 20-21 में बात करेंगे तो 577 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है ऐसे मोटे मोटे तौर पे। ओके, अनुमान 23-24 देख लें थोड़ा। तो 2023-24 के लिए अनुमान के विवरण में समीक्षा में बताया गया कि महामारी से भारत की भरपाई अपेक्षाकृत तीव्र थी और ठोस घरेलू मांग के समर्थन पूंजीगत निवेश में वृद्धि से आगामी वर्षों में प्रगति भी होगी। ठीक है, समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 23 तक मतलब पिछले 7 वर्षों में बजटीय पूंजीगत व्यय में 2.7 गुना वृद्धि हुई है, जिससे पूंजीगत व्यय को मजबूती मिली। वस्तु सेवा कर की शुरुआत और दिवाला तथा दिवालियापन संहिता जैसे रचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था की क्षमता और पारदर्शिता भी बढ़ी है। साथ ही वित्तीय अनुशासन और बेहतर अनुपालन भी सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 के अनुसार वैश्विक विकास का वर्ष 23 में 3.2% से धीमा होकर 23 में 2.7% होने का अनुमान है। आर्थिक उत्पादन में धीमे वृद्धि के साथ बढ़ती अनिश्चित व्यापार वृद्धि को कम करेगी और वैश्विक व्यापार में वृद्धि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन
2022 में 3.5 से 23 में 1% गिरावट का पूर्वानुमान भी किया है। राजकोषीय घाटा हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसमें जो 22-23 के लिए है बजट अनुमान 6.4% के है, ठीक है, याद रखना। और जो आपका संशोधित अनुमान है 21-22 के लिए वो है 6.7% के, ठीक है। चलिए मौद्रिक विकास राजस्व में वृद्धि देख लेते हैं। सरकार वित्त वर्ष 23 के लिए मौद्रिक घाटे का लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पर है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, ये भी ध्यान रखना है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह भी बढ़ रहा है। जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है। साथ ही अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले जीडीपी की तुलना में ऋण में मामूली वृद्धि भी देखी गई, ठीक है। विकास और ब्याज दर की बेहतर स्थिति ने सरकार के ऋण को सराहनीय बनाए रखा है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब भारत के समावेशी विकास की भी बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विकास तब समावेशी होता है जब यह रोजगार सृजित करता है। आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 21 को समाप्त तिमाही में 9.8% से घटकर एक वर्ष बाद मतलब सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 7.2% हो गई। इसके साथ साथ श्रम बल भागीदारी दर में भी सुधार हुआ। वित्त वर्ष 23 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की महामारी से प्रेरित मंदी से उबरने की पुष्टि भी करता है। इसके अलावा देखिए सिविल डेटा से भी कुछ पता चलेगा। ECLGS उधारकर्ताओं की अनुपयोज्य संपत्ति दरें उन उद्यमों की तुलना में कम थी जो ECLGS के लिए पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया उन्होंने, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सरकार द्वारा लागू की गई योजना किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में, याद रखना, व्यक्तिगत भूमि पर काम के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही। किस मामले में? व्यक्तिगत भूमि पर काम के संबंध में। इसके अलावा ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिए लाभकारी PM किसान जैसी योजनाएं और PM गरीब कल्याण अन्य योजना ने देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुलाई 22 की UNDP रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में हाल ही में मुद्रास्फीति के प्रकरण में अच्छे लक्ष्य समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 16 की तुलना में 2020 में ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार को दर्शाता है, ठीक है, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। अब देख लेंगे बाहरी क्षेत्र सतर्क और आशावादी। अप्रैल से दिसंबर 2022 के लिए व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2021 की तुलना में यह 16% अधिक है। भारत दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। 2022 में पूरी दुनिया में अन्य देशों से सबसे अधिक धनराशि भारत भेजी गई है, ठीक है, और ये पिछले कई सालों से लगातार चल ही रहा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करें क्रय शक्ति क्षमता अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैसे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, ठीक है। और ऐसे PPP के आधार पर देखेंगे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। और बाजार विनिमय दरों में यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े एक राष्ट्र की अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उसे पुनः प्राप्त किया है जो खो गया था, और उसे नवीनीकृत किया है जो रुका हुआ था, और उसे पुनः सक्रिय किया है जो वैश्विक महामारी के दौरान और यूरोप में संघर्ष के बाद धीमा हो गया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना भी कर रही है। समीक्षा में बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियां कौन सी हैं भाई वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए? कि कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई है, रूस यूक्रेन संघर्ष, इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला मुख्य रूप से खाद्य ईंधन उर्वरक की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई। महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि के कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई। परिणाम क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर में उछाल आया और सकल आयात अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटा बढ़ा है। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए राष्ट्रों ने अपने संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की और सीमा पार व्यापार धीमा कर दिया।
जिसने विकास के लिए चौथी चुनौती पेश की। शुरुआती से पांचवी चुनौती बढ़ रही थी। क्या है? चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया। विकास के लिए छठी मध्यम अवधि की चुनौती को शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों के नुकसान से उत्पन्न महामारी से डरा हुआ देखा गया। तो ये 6 चुनौतियां हैं, ये भी हमें याद रखना। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने उनका बेहतर तरीके से सामना भी किया है। पिछले 11 महीनों में विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग उतने ही व्यवधानों का सामना किया जितना 2 वर्षों महामारी के कारण हुआ है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। ये आपको ध्यान रखना, किन के कीमतों में वृद्धि हुई। कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, गेहूं है। ठीक है, इसने मुद्रास्फीति दबाव को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार शुरू हो गया था, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति समायोजन कार्य मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति, जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार मौद्रिक सहायता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को पार कर लिया है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। समीक्षा में एक चीज़ और बताई गई कि मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया है। ध्यान रखना ये चीज़। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूंजी उड़ान ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया तथा जनवरी और सितंबर 22 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक कितना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, 16.1% मजबूत हुआ है। अन्य मुद्राओं को परिणामी मूल्य ह्रास CAD को बढ़ा रहा है और शुद्ध आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव को भी बढ़ा रहा है। तो ये हो गया ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आप प्रश्न में पूछे जा सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, उन सभी का इसमें डिस्कस हो चुका है। ठीक है, ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण का कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। फिर इसके बाद देखेंगे, इस पे ना हो तो क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। इसी के साथ आज की वीडियो अभी यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।